नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। धर्म और संसद। धर्म जो धारण करने योग्य बातों का समुच्चय है, जो सही और गलत में फर्क करने का तरीका है, जो अलग अलग लोगों को एक धागे में पिरोकर एक समाज बनाने की कल्पना करता है। और संसद जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामूहिक विचार को आपस में बांटने और उसके आधार पर नियम बनाने के लिए बनी सबसे बड़ी पंचायत। लेकिन धर्म संसद के नाम पर हो रहे कार्यक्रमों में धर्म और संसद दोनों की भावना के उलट काम चल रहा है। खुलेआम राष्ट्रपिता को गालियां दी जा रही हैं, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के नरसंहार के नारे भी दिए जा रहे हैं। ऐसे ही दो और शब्दों का सत्यानाश किया है राजनीति ने, घर और वापसी। हम सब के लिए घर वो जगह है जहां हम होना चाहते हैं। हम कहीं भी कितने ही आराम से रहें, लेकिन चैन हमें आता है घर पे। आप में से ही कितने लोग होंगे जिन्हें घर से बाहर कभी नींद नहीं आती होगी। कमाने, खाने और गंवाने के नाम पर हम जितने भी सफ़र करते हैं, उन सब के बाद हम लौट आना चाहते हैं अपने घर, जहां अपने हिस्से की ज़मीन है, अपने हिस्से के लोग हैं। इसीलिए घर लौट आने से सुंदर कुछ भी नहीं अब। लेकिन घर वापसी के नाम में घर भी है और वापसी भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिन भी चीज़ों से घर बनता है, घर वापसी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। वापसी का जिक्र होते हुए भी घर वापसी दूर करने की प्रक्रिया का नाम है। आदमी को आदमी से दूर करके अजनबी बना देने और फिर दुश्मन बना देने की प्रक्रिया। तो आज के दी ललन टॉप शो में कथित धर्म संसद और घर वापसी के नाम पर चल रहे तमाशे की खबर ली जाएगी और किया जाएगा यह सवाल कि इस तमाशे के पीछे कौन है जो इस देश को बांट कर फायदा लेना चाहता है। लेकिन पहले कुछ सुर्खियों पर गौर कीजिए। सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 578 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों से ओमिक्रॉन के 156 नए मामले सामने आए हैं। कुल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले मिल चुके हैं अब तक। बात अगर राज्यवार आंकड़ों की करें तो राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 142 केसेस सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में ये संख्या 141 तक पहुंच चुकी है। जितनी जानकारी इस बुलेटिन की तैयारी तक हमारे पास थी। एक चिंता की बात यह भी है कि अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 63 नए मामले सामने आए हैं, जो कई राज्यों के कुल ओमिक्रॉन मामलों की संख्या से भी ज्यादा है। साथ ही बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 6,531 नए मामलों के साथ 315 मौतें दर्ज की गई हैं। अब बात सबसे जरूरी सवाल की। सवाल ये कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की सरकार की तैयारी क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर के राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया था। पीएम के इस संबोधन में 3 बड़ी बातें निकल के सामने आई। पहली, 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलने लगेगी। दूसरी, 10 जनवरी 2022 से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज, वैसे इस शब्द का इस्तेमाल भारत सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा 10 जनवरी से ही 60 साल के ऊपर वाले लोगों को, यानी कि और जिनको कोमोर्बिडिटी है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। उनके पास विकल्प रहेगा। लोगों में कोमॉर्बिडिटी होने का मतलब ये हुआ कि जिन्हें पहले ही से डायबिटीज़ या लंबे समय से गुर्दे की बीमारी या दिल से जुड़ी कोई दूसरी गंभीर बीमारी है जो उनके केस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है कोविड होने में। कोविन के मुखिया डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक बच्चों के लिए 1 जनवरी से कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने स्कूल आईडी कार्ड को रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों को फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। बच्चों के लिए दोनों डोज के बीच में 28 दिन का अंतर रखना होगा। यानी अगर किसी बच्चे को पहली डोज 3 जनवरी को लग गई तो दूसरी डोज 31 जनवरी के बाद ही लग पाएगी। फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज लगाने की सोच रहे हैं तो दूसरे टीके और बूस्टर या जो तीसरी खुराक जिसको हम कह लेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन में अंतर 9 महीने से अधिक होना चाहिए। एक सवाल ये है कि बूस्टर डोज के लिए कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। इस पर राय फिलहाल बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बूस्टर या तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोजेस कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी फिर कोविशील्ड या कोई और वैक्सीन हो। वहीं कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि तीनों खुराकें वही लगें जो पहले से लगती आ रही हैं। सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है, ब्लेंडिंग को लेकर। इसीलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को पहली 2 डोज एक वैक्सीन की लगी है, वही वैक्सीन उनको तीसरी खुराक में भी लगेगी।
इन सबके बीच चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अगले साल की शुरुआत में मतदान वाले राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने को कहा है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों यानी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन राज्यों के नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जाएं, जिससे चुनाव और रैलियों में जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो। वैसे चुनावी रैलियों को लेकर बीजेपी के एक नेता ने चिंता भी जाहिर की है। बीजेपी नेता और पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करके लिखा। वो लिखते हैं, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रयास को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति का प्रदर्शन। वरुण गांधी ये ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं, उस पर पॉलिटिकल एनालिस्ट लंबे लंबे एसेज लिखेंगे, आप उनके मंतव्यों को वहां समझिएगा। लेकिन ये सवाल है तो जायज़ कि अगर चुनाव पर रोक नहीं लग सकती, न रैलियों पर लग सकती है, तो फिर सरकार किस मुंह से जनता पर नाइट कर्फ्यू थोप रही है। सवाल तो जायज़ है, लेकिन किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि हर उस पार्टी से जो इस समय अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ बुलाकर ओमिक्रॉन के खतरे को दावत दे रही है। बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है जो कोविड प्रोटोकॉल्स तय करती है। कोरोना से यूपी के नागरिकों की सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य है। वैसे भी कोरोना की दूसरी लहर में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से नहीं छिपा था। बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हो रही है तो एक बार हेल्थ इंडेक्स का जिक्र भी कर लें, जिससे 27 दिसंबर को नीति आयोग ने जारी कर दिया। यही हमारी दूसरी सुर्खी। इस हेल्थ इंडेक्स में दक्षिण के राज्यों का प्रदर्शन सराहनीय है तो उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति दयनीय है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यूपी लिस्ट में सबसे नीचे 19वें नंबर पे है तो बिहार यूपी से ठीक एक स्थानों पर 18वें नंबर पे, दोनों भाई साथ साथ। नीति आयोग ने इस बार हेल्थ इंडेक्स के लिए 2019-20 को रेफरेंस ईयर के तौर पर लिया था। ये चौथा ऐसा मौका था जब केरल लगातार हेल्थ इंडेक्स के बड़े राज्यों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा। छोटा और बड़ा ये जनसंख्या के हिसाब से, जबकि दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और नागालैंड सबसे आखिरी पायदान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में दादरा नगर हवेली पहले और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, वहीं राजधानी दिल्ली 5वें नंबर पे है। हेल्थ इंडेक्स मुख्य तौर पर 3 इंडिकेटर्स पर तैयार किया जाता है जो नीति आयोग बनाता है। पहला हेल्थ आउटकम, दूसरा गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और तीसरा इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। इसके बाद तीनों इंडिकेटर पर राज्यों को उनके प्रदर्शन के मुताबिक नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद एक क्यूमुलेटिव स्कोर आता है। वैसे नंबरों के हिसाब से सोमवार का दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए भी अच्छा रहा। इन्हीं नंबर्स ने बनाई हमारी तीसरी सुर्खी। आज शाम को चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। नगर निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल 35 वार्ड्स वाले नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 14 सीटें जीती। वहीं भाजपा को 12, कांग्रेस को 8 तो शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट पर सफलता हासिल हुई। चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच रहा। बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा जब वार्ड 17 से बीजेपी के सिटिंग मेयर को आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत सिंह ने 828 मतों से हरा दिया। साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर और डिप्टी मेयर मशिंदर सिद्धू भी महज 11 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। बात अगर वोट शेयर की करें तो कांग्रेस को लगभग 30%, भाजपा को 29%, तो आम आदमी पार्टी को लगभग 27% वोट मिले। आम आदमी पार्टी की इस जीत पर पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बधाई दी है। साथ ही नगर निगम में मिली जीत को पंजाब में बदलाव का संकेत बता दिया है। आप भले ही चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जिससे मेयर को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। बात अगर 2016 के नगर निगम चुनाव की करें, जिसके 5 साल बाद ये हुआ है, तो उस समय भाजपा और अकाली दल के गठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। तब कुल 26 वार्ड थे जिन्हें 2021 में बढ़ाकर 35 किया गया था। बीते कुछ सालों में हर पार्टी बड़े बड़े शहरों के नगर निगम चुनाव को खास अहमियत देते हुए दिखाई दे रही है। याद कीजिए हैदराबाद नगर निगम चुनाव, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए गली गली पहुंचकर बीजेपी को जिताने की अपील की थी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भी भाजपा के 12 स्टार प्रचारकों ने शहर में 56 जनसभाएं की थी। इन स्टार प्रचारकों में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद मनोज तिवारी जैसे चेहरे भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी चंडीगढ़ में जनसभाएं की थी। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक पंजाब विधानसभा चुनाव का वार्म अप मैच भी मान रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर। 23 दिसंबर के दी ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि किस तरह हरिद्वार में धर्म संसद नाम का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गई और उनके नरसंहार तक के नारे दिए गए।
हमने उसी दिन आपको यह भी बताया था कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को इस कार्यक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कितना पसीना आया। हमने उसी दिन आपको बड़ी तफसील से यह भी बताया था कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में जितनी और बातें कही गई जिनका जिक्र हमने यहाँ किया, उनसे इतर भी उनमें क्या समस्या थी। जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखे, उनके ट्रॉमा से हम उबर भी नहीं पाए थे कि रायपुर में फिर एक धर्म संसद हो गई। ये धर्म संसद बिना किसी समस्या के पूरे हो चुकी होती और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती अगर एक वीडियो वायरल नहीं होता। कौन सा वीडियो, देखिए। ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते, इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। इन महाशय का नाम है कालीचरण दास। कई जगह आपको इनके नाम के आगे संत और पीछे महाराज लगा मिलेगा। इस वीडियो के सामने आने के पहले कालीचरण दास शिव स्रोत के पाठ के लिए जाने गए। उनके वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, ये पाठ करते हुए। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, उनकी पहचान शिव स्रोत से नहीं रहेगी। क्यों, हम आपको बताते हैं। आपने कालीचरण दास के इस वीडियो में बार बार एक बीप सुनी होगी। ये पहले से नहीं थी, इसमें हमारे एडिटर राधेश्याम जी ने लगाई है। लगाई क्या है, उन्हें लगानी पड़ी है क्योंकि गालियां ही इतनी थी। जी हां, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक को खुलेआम गाली दी जा रही है। गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को प्रणाम किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, लेकिन सुनने वाले ऐसे सुन रहे हैं मानो कोई बहुत पते की बात बताई जा रही है। और तो और जब गांधी को गालियां दी जा रही हैं, तब जनता तालियां और सीटियां बजाती सुनाई दे रही है। इन सारी भद्दी बातों पर सभा में मौजूद सिर्फ एक शख्स ने आपत्ति ली, जिनके बारे में हम फिलहाल जानते हैं। हम उनकी बात भी आपको सुनवा रहे हैं। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का की उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। ये महंत रामसुंदर दास थे। ये रायपुर के दूधाधारी मठ से ताल्लुक रखते हैं और इस धर्म संसद के मुख्य संरक्षक थे। रामसुंदर दास कांग्रेस से भी जुड़े हुए रहे हैं और विधायक रह चुके हैं। फिलवक्त सूबे में गौ सेवा आयोग के ये अध्यक्ष होते हैं। कालीचरण दास का वीडियो सामने आने के बाद रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की शिकायत पर थाना टिकरापाड़ा में कालीचरण दास के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और 294 लगाई गई है। पहली धारा का संबंध है दो समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने से और दूसरी धारा माने 294 ये लगती है सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील काम करने पर। आज तक पर छपी हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट बताती है कि धर्म संसद में शामिल होने आए सीएम भूपेश बघेल भी अचानक कार्यक्रम से चले गए थे। उन्होंने इवेंट अटेंड नहीं की। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी रायपुर में कालीचरण दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद कालीचरण दास के भविष्य का फैसला अदालत करेगी। लेकिन एक बात हम आपको अभी से बता सकते हैं
कालीचरण दास भी कभी मन से माफ नहीं किए जा सकेंगे। अदालत माफ करे ना करे, मन से माफी तो कालीचरण दास को अब कभी नहीं मिलने वाली है। पुअर गाय। खैर, रायपुर से आए इन 2 वीडियोस की ही चर्चा ज्यादा है, उसमें भी कालीचरण दास के वीडियो की चर्चा ज्यादा है, महंत रामसुंदर दास के वीडियो की चर्चा कम है। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता को पड़ी गालियां कार्यक्रम का सबसे कम आपत्तिजनक हिस्सा थी। 25 और 26 दिसंबर को रायपुर के रावण भाटा ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन नीलकंठ सेवा संस्थान ने किया था और जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया, दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास इस धर्म संसद के संरक्षक थे। बीबीसी पे छपी आलोक प्रकाश पुतुल की रिपोर्ट में नीलकंठ सेवा संस्थान के नीलकंठ त्रिपाठी का बयान है। इसमें नीलकंठ बता रहे हैं कि धर्म संसद की आयोजन समिति में कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा भाजपा के नेता भी शामिल थे। 2 दिवसीय इस आयोजन का विषय था भारत को एक हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और इसीलिए इसमें अधिकांश वक्ताओं ने इसी बात पर जोर दिया। वक्ता कौन और कैसे थे उसकी बानगी एक नाम से आपको मिल जाएगी। रायपुर की इस धर्म संसद में वही स्वामी प्रबोधानंद गिरी भी आए थे जिनका नाम हरिद्वार वाली धर्म संसद के मामले में सामने आया था, हमने भी आपको बताया था। इतना ही नहीं, प्रबोधानंद गिरी ने रायपुर में यह तक कहा कि उन्होंने जो हरिद्वार में कहा उसे दोहराने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। सेकुलरिज्म की बात करने वाले सभी लोग हिंदू विरोधी हैं। हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट आपको यह भी बताती है कि रायपुर में प्रबोधानंद गिरी ने हिंदुओं से अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की बात कही, हथियार उठाने की बात चल रही है यहाँ पे। और हैरत अंगेज बात आप जानना चाहते हैं तो आपको बीबीसी पे जाकर के आलोक पुतुल की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसका जिक्र हम एक बार कर चुके हैं। यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि कई साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही तो कुछ साधुओं ने यह भी दावा किया कि पेंटागन समेत पूरे यूरोप पर हिंदुओं का कब्जा हो चुका है और यूरोप की बड़ी आबादी हिंदू बन चुकी है। साध्वी विभानंद गिरी ने तो आरक्षण को ही खत्म करने की वकालत कर दी और ऑनर किलिंग को जायज ठहराया। इससे एक कदम और आगे जाकर आप हैरान होना चाहें तो दैनिक जागरण पर अरुण कुमार सिंह की इस खबर पर गौर कीजिए। यह आपको बताएगी कि स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि एक लड़ाई आजादी की जीती, अब हिंदू राष्ट्र की लड़ाई जीतनी है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खरसिया के संत त्रिवेणी दास, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंक और खून सिर्फ मुसलमान बहा रहा है, ईसाई हथियार बनाकर बेच रहे हैं। सनातन संस्कृति का गौरवशाली इतिहास 2 अरब साल पहले से है, इसे खत्म करने की साजिश चल रही है। देश के सभी मुसलमान हिंदू हैं, वे कहीं से नहीं आए, इनको जबरन मुसलमान बनाया गया है, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। आप हैरान मत होइए, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। न हरिद्वार की धर्म संसद अचानक हुई थी, न रायपुर की हुई है। आप रायपुर के अखबार खंगालेंगे तो जानेंगे कि इस धर्म संसद को लेकर बहुत पहले से खबरें छप रही थी, ठीक वैसे जैसे हरिद्वार की धर्म संसद के पहले बाकायदा कैलेंडर शेयर हो रहा था। अमर उजाला की इस खबर पर गौर कीजिए, साफ साफ लिखा है कि 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक यति नरसिंहानंद गिरी हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यति नरसिंहानंद गिरी वही हैं जिनका नाम महिला नेताओं को लेकर अश्लील टिप्पणियों और पानी पीने आए मुस्लिम बच्चों को पीटने में सामने आ चुका है। मुस्लिम समुदाय को लेकर उनके ख्यालात कैसे हैं ये सब जानते हैं, लेकिन हरिद्वार में यह कार्यक्रम होने दिया गया और न सिर्फ होने दिया गया 3 दिन तक, जब वीडियो सामने आ गए तब भी मामले दर्ज होने में वक्त लग गया। वो तो भला हो ट्विटर का और भला इस बात का कि हमारे देश में निजाम ट्विटर से चलता है, वायरल वीडियो हमारे हाथ में नहीं होते तो इस बात को भी झुठला दिया जाता, वैसे ही जैसे ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को झुठला दिया गया। अमर उजाला की रिपोर्ट यह भी बताती है कि एक धर्म संसद अब गाजियाबाद में होने जा रही है 1 और 2 जनवरी 2022 को। आयोजक वही है जिनकी हमने तारीफ अभी अभी की है। क्या ये संसद भी होगी और हम वायरल वीडियो के भरोसे ही सवाल पूछते रह जाएंगे? इसका सटीक जवाब फिलहाल नहीं है हमारे पास, लेकिन द हिंदू पर विजेता सिंह की एक रिपोर्ट और है, वो आपको अंदाजा देगी कि क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ यूएपीए कभी भी लग सकता है, संविधान की दुहाई देने पे लग सकता है, रिपोर्टिंग के लिए घर से कहीं निकलेंगे उसमें भी लग सकता है। लेकिन जब पूछा गया कि हरिद्वार की धर्म संसद में शामिल लोगों पर यूएपीए लगेगा क्या, कौन सी बातों पर लगने की बात हो रही है, वो हम आपको शो में बता चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, जाके दोबारा देखिएगा किन बातों की बात कर रहे हैं। क्या इन बातों पर यूएपीए लगेगा, ये पूछा गया प्रेस द्वारा, तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार कहते हैं कि इस आयोजन से कोई हत्या नहीं हुई, इसके नतीजे में कोई हथियार नहीं खरीदा गया, ना ही कोई हथियार फैक्ट्री बरामद हुई, इसीलिए यूएपीए नहीं लगाया। अब डीजीपी साहब के इस बयान के बरक्स उन मामलों को याद कीजिए जिनमें यूएपीए लगा दिया गया। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, बस वहीं कृपा रुकी हुई है।
हम उस देश में हैं जहां कॉमेडियन अपना शो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि आपत्तिजनक बात कहेगा। कॉमेडियन शो कर पाए उससे पहले भगा दिया जाता है, दोस्त उसका थप्पड़ भी खा लेता है। कहीं और जाना चाहता है कॉमेडियन तो वहां का शो कैंसिल हो जाता है होने से पहले। हम उस देश में भी हैं जहां सूबों के गृह मंत्रियों को फिल्मों के गाने हजम नहीं होते, वो कार्रवाई का डर दिखाते हैं। लेकिन फिर भी हम धर्म संसद के नाम पर हो रहे तमाशों को होने दे रहे हैं, बढ़ावा भी दे रहे हैं। इससे पहले आप वाम दक्षिण में फंसे इसी शो के उस हिस्से पर गौर कीजिएगा जिसमें रायपुर वाले आयोजन में कांग्रेस नेताओं की भागीदारी की भी बात है। उसी कांग्रेस के बाकी नेता अब लकीर पीट रहे हैं, कार्रवाई के लिए चिल्ला रहे हैं। इनमें से कुछ भाजपा नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि बापू का अपमान हुआ है, कार्रवाई क्यों नहीं करती है कांग्रेस। लेकिन कितने लोग इस बात को कहने को तैयार हैं कि कार्यक्रम में बाकी बातें भी आपत्तिजनक थी। चलते चलते आपको भाजपा के तेजस्वी नेता तेजस्वी सूर्या का भी ये बयान सुना देते हैं। Only option left for the Hindus is to reconvert all those people who have gone out of the Hindu fold. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿಲ್ಲ. Those people who have left their mother religion and have for various socio-political economic reasons over the course of India's history, those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. अगर अब भी आप नहीं समझे कि हमने क्यों घर वापसी को घर से दूर ले जाने वाली चीज कहा था तो हम कहेंगे कि हमारी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई। अगली बार कुछ और प्रबंध करेंगे। वैसे इतना तो हम पूछ ही सकते हैं कि अगर तेजस्वी की बात में कोई खामी नहीं थी तो फिर उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया। देश में पनप रहे इस पागलपन को रोकिए। सरकार किसकी गुलाम है वो तो आपने कालीचरण दास से सुन लिया है, लेकिन आप किसी के गुलाम नहीं हैं। सोचिए, सोचने से होगा। अब वक्त है कू की राय का। आज हमने कू पर जनता से पूछा था कि धर्म संसद के नाम पर हो रहे भड़काऊ कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए क्या। 71% लोगों ने कहा है हाँ रोक लगनी चाहिए और 29% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अगर आप भी कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। चलते चलते एक निवेदन और, हमारी पहली 4K डॉक्यूमेंट्री आमचो बस्तर हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो गई है। बस्तर की बेजोड़ खूबसूरती को एक्सप्लोर करने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को आप जरूर देखिए। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपको छोड़ के जा रहे हैं आमचो बस्तर के टीजर के साथ। टीजर देखिए। आपसे अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दी ललन टॉप। अब रहा टीजर। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी सबसे अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी, चाहे कितना ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, वो अभी भी वो जो मूल उनका व्यवहार है उसमें दिखता है कैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कैसे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं किसी को बताऊंगा ना कि मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ और ऐसे, या तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। ये देखिए चीटी की चटनी यानी चापड़ा तैयार हो चुका है। मोहन इसको चक्कर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। हम बोलते हैं कि कहीं भी आप पत्थर फेंको वहाँ आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। हम वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ से हम नीचे जाएंगे। जी सर। को पता हुआ है वहाँ कितने कल्चर हैं जो आज भी आपकी जानकारी में नहीं है। देखिए पूरा घना बाजार है बिल्कुल। तो भैया इसमें क्या नशा भी होता है क्या इसमें? हाँ नशा होता है। जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 75 दिन से ज़्यादा चलने वाला ये त्यौहार अपने आप में सामाजिक एकता का स्वरूप है। यहाँ देखो इतनी संप्रदाय हैं, इतनी मतलब जनजातियाँ हैं। बस्तर दशहरा में सभी एक साथ मिलजुल कर इस 75 दिन के दशहरे को स्वस्फूर्त पूरा करते हैं। I become a person that people are expecting something from me. एक छोटे बच्चे को लोग भगवान की तरह से पूज रहे हैं। केवल बारूद की गंध लोगों ने ली है, यहाँ के प्यार का सुगंध किसी ने नहीं लिया। तो इस सुगंध को लेने के लिए बस्तर आना चाहिए।